एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े थे, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े थे। आज हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से छोटा होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोला जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के। तो कैसे होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में, आज हम वो देखेंगे। जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होती है, पर जो उनका एक्सटेंशन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं ये न्यूरॉन्स। जो इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है वो हाइपोथैलेमस में ही होती है। तो सेल बॉडी दो टाइप की है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो दो टाइप का है न्यूरॉन्स का। पहला है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी है इन न्यूरॉन्स की। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं यही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, या फिर ये जो दोनों सेल बॉडीज हैं यही हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ये दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये लोग, एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन्स हैं जिसको हम आज तक सोचते थे कि इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको सिक्रीट नहीं करती है, इनको सिक्रीट करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो कि सेल बॉडीज है न्यूरॉन्स की। और ये कौन से न्यूरॉन्स है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस भी इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करता है और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस भी इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करता है। बट जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो ज्यादा अमाउंट में एडीएच को सिक्रीट करता है और ऑक्सीटोसिन को थोड़ा कम सिक्रीट करता है। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो एडीएच को थोड़ा कम सिक्रीट करता है और ऑक्सीटोसिन को ज्यादा सिक्रीट करता है। यानी आप इसको इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं कि सुप्रा ऑप्टिक एडीएच को ज्यादा सिक्रीट करता है और पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन को ज्यादा सिक्रीट करता है। बस आप इतना ध्यान में रखें, ठीक है। अब जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ये दो हार्मोन्स हैं जिनको ये दोनों सिक्रीट कर रहे हैं। अब सिक्रीट करने के बाद सर्कुलेशन सिस्टम से हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसल ट्रैक्ट जो है यहाँ पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम से ये दोनों हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको स्टोर रखता है और जब इनको इजेक्ट करना होता है, मतलब कि इनको रिलीज करना होता है, तब ये रिलीज कर देता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम सिर्फ इतना है कि वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है और टाइम आने पर रिलीज करता है। तो इस तरीके से अगर हम ये सोचें कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को अलग कर दिया जाए, अगर हम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच का जो रिलेशन है, जो ये ट्रैक्ट है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसल ट्रैक्ट, इसको हम बीच में से काट दें, ठीक है। बीच में से काट के हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अलग कर दें, तो क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन रिलीज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब ऊपर से हार्मोन बन के आएगा ही नहीं इस तक, तो इसलिए हार्मोन रिलीज कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा,
तो अगर हम ये कहें कि पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोथैलेमस से अलग कर दें तो क्या कोई हार्मोन रिलीज होगा? तो इसका आंसर है होगा। पिट्यूटरी को अगर अलग कर दिया जाए और कहीं और ले जाया जाए पिट्यूटरी को बॉडी में, तो सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट होगा और वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी करेगा, और वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले फैक्टर्स रेगुलेट नहीं करते हैं। बाकी सभी हार्मोन्स के लिए कोई ना कोई फैक्टर रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, और उसके इशारों पर ही वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट प्रोलैक्टिन अकेला एक ऐसा हार्मोन है जिसको रिलीज करवाने के लिए कोई भी हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट नहीं करता। तो जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, तो उनमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, 9 अमीनो एसिड्स होते हैं दोनों में। तो ये सभी अमीनो एसिड लगभग सेम होते हैं, बट 2 पोजीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर अमीनो एसिड डिफर करते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन के। जो थर्ड पोजीशन है उस पर एडीएच में फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीटोसिन में आइसोल्यूसिन प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से 8th पोजीशन पे एडीएच में आर्जिनिन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीटोसिन में ल्यूसिन प्रेजेंट होता है। इन दोनों अमीनो एसिड्स को छोड़कर बाकी सभी अमीनो एसिड्स इन दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, मतलब कंपोजिशन बता दी कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। अब जानते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडीएच के बारे में। तो एडीएच जो है, एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH is anti-diuretic hormone। इसको हम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो अब इसके ये दोनों नाम क्यों हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या आर्जिनिन वैसोप्रेसिन हार्मोन क्यों बोला जाता है, इसका भी एक रीजन है। तो जो एडीएच होता है यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एंटी डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक या डाययूरेसिस का मतलब होता है जब यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिन का आउटपुट जब बढ़ता है तो उसको डाययूरेसिस बोलते हैं। तो उसका उल्टा एंटी डाययूरेटिक है। ये यूरिन के आउटपुट को कम करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है, यानी कि ये बॉडी में वाटर का रिटेंशन कराता है, बॉडी में वाटर को रिटेन कराता है, यानी कि रीएब्जॉर्ब कराता है। तो एडीएच का काम है पानी को रिटेन कराना बॉडी में, यानी पानी का रिटेंशन कराना। तो अगर ये वाटर का रिटेंशन कराएगा तो अल्टीमेटली यूरिन को ये कॉन्सेंट्रेटेड करेगा या यूरिन की फ्रिक्वेंसी को ये कम करेगा। कितनी बार यूरिनेशन करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को भी ये कम करेगा। तो इसलिए एडीएच को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एडीएच किस कंडीशन में रिलीज होता है, क्योंकि बॉडी में ऐसा नहीं होता कि एडीएच हमेशा रिलीज होता रहता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे एडीएच का जो रिलीज होता है वो बढ़ जाता है या जहाँ पे एडीएच की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी में एडीएच की ज़रूरत तब पड़ती है जब या तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया हो, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर चला गया हो। उसका मीन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पसीना आने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर चला गया हो, जिस वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया होगा। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जब कंडीशन डिहाइड्रेशन वाली हो तो वहाँ पर एडीएच रिलीज होता है। साथ में अगर हमें चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, इंजरी के टाइम पे बहुत सारा खून बह जाए, खून बहने की वजह से क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम हो जाता है। हाइपोवॉल्यूमिया होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है यानी हाइपोटेंशन हो जाता है, और ब्लड में जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में भी एडीएच रिलीज होता है। ये कुछ मेजर कंडीशन है जहाँ पर एडीएच रिलीज होता है। कुछ माइनर कंडीशंस भी हैं जहाँ पर एडीएच रिलीज होता है, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हों, अगर हम पेन में हों,
या फिर अगर हम बहुत देर तक खड़े हुए हो, हम ऐसा काम करो कि उसमें हमें बहुत देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़े तब, या फिर हम कोई स्ट्रेस ले रहे हो तो भी ADH रिलीज होता है। तो ये कुछ माइनर कंडीशंस हैं जहाँ पर ADH रिलीज होता है। तो अब ये तो हमने जान लिया कि ADH कब कब रिलीज होता है। अब ये जानते हैं कि ADH किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वाटर का रिटेंशन ये बॉडी में कराता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ADH वाटर का रिटेंशन किस तरीके से कराता है। तो जो ADH होता है, जो हमारा ADH हार्मोन है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नेफ्रॉन पर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन आप सभी जानते हैं, किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या जो किडनी के सेल्स हैं उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो नेफ्रॉन जो होता है जैसे कि ये है हमारा ग्लोमेरुलस और ये हो गया हमारा पूरा बोमेंस कैप्सूल। तो ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये होगा हमारा PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, और PCT के बाद यहाँ पर होता है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद ऊपर की तरफ हमारा होता है DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल DCT, और DCT के बाद फिर होता है कलेक्टिंग टिब्यूल। ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल होता है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, CCT और MCT। ठीक है, तो CCT और MCT में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक नेफ्रॉन का ओवरव्यू हो गया कि ये पास इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो DCT होता है और CCT और MCT, यहाँ पर ADH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं DCT, CCT और MCT के जो सेल्स होते हैं उन पर ADH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो हम डायग्राम करेंगे, जो हम डायग्राम देखेंगे, उसमें हम ड्रॉ करेंगे DCT, CCT और MCT का सेल, और उसी से हम शो करेंगे कि किस तरीके से ADH वाटर की रिटेंशन कराता है। हम मान लेते हैं कि ये जो है, ये जो एक सेल है, ये है, या तो आप इसको DCT, CCT, MCT किसी का भी सेल मान लीजिए, क्योंकि हमें नॉर्मल एक प्रोसेस दिखानी है। तो DCT, CCT, MCT में से हम किसी भी एक के इसको सेल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल है और ये हमारा ल्यूमेन है। जो हमारा DCT है, मान लीजिए हम DCT सेल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा DCT का सेल है और ये DCT की ल्यूमेन है, और इस साइड हमारे पास है ब्लड वेसल। ये हो जाएगी हमारी ब्लड वेसल। तो अब यहाँ पे जो ADH है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर ADH प्रेजेंट है, और ये जो सेल हैं यहाँ पर ADH के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। ओके, सो this is ADH and this is ADH receptor on DCT cell, or you can say it CCT और MCT, but यहाँ पर हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल DCT सेल। सो DCT सेल पर ADH का रिसेप्टर है और ब्लड में है ADH। ठीक है, जैसे ही ADH अपने रिसेप्टर से आकर बाइंड करेगा, वैसे ही जो DCT, CCT या MCT के सेल होंगे उनके सरफेस पे एक्वापोरेंस आ जाएंगे। एक्वापोरेंस यानी कि वाटर चैनल्स। तो जैसे ही ADH अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा वो ऐसे चेंजेस करेगा, यानी कि इंड्यूस करेगा, ताकि जो DCT है उसके ऊपर एक्वापोरेंस आ जाए, यानी वाटर चैनल्स आ जाएं, और मेनली यहाँ पर एक्वापोरिन 4 का रोल होगा। तो यहाँ पर सरफेस पे एक्वापोरिन 4 आ जाएंगे,
और यहाँ पर एक्वापोरिन 2 भी प्रेजेंट होंगे जो कि वेसाइकिल पर बाउंड होते हैं, तो एक्वापोरिन 2 भी होंगे यहाँ पर। तो जैसे ही ADH बाइंड करेगा तो एक्वापोरिन का एक्सप्रेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन पर, यानी इन सेल की मेम्ब्रेन पर, और एक्वापोरिन होने की वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली DCT, CCT और MCT में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, पर जैसे ही ADH आएगा तो वैसे ही रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में भेज दिया जाएगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो यही एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ADH और वाटर का रिटेंशन करवाता है बॉडी में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है एक मैकेनिज्म जहां पर ADH वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यानी रिटेंशन करवाता है बॉडी में, और इस वजह से ऑस्मोलैरिटी को भी ये डिक्रीज करता है। बात कर रहे हैं ADH के रिसेप्टर्स के बारे में। तो ADH के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है V2 रिसेप्टर्स, दूसरा है V1A रिसेप्टर्स और तीसरा है V1B रिसेप्टर या फिर V3 रिसेप्टर। जो V2 रिसेप्टर्स होते हैं वो DCT, CCT और MCT पर प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि ये DCT, MCT और CCT पर प्रेजेंट है तो इन रिसेप्टर्स की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि जब इन रिसेप्टर्स पर ADH जाके बाइंड करेगा तो वो अपना एंटी डायूरेटिक एक्शन दिखाएगा, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा यूरिन। अगर हम बात करें V1A रिसेप्टर की, तो V1A रिसेप्टर वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से मसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जब V1A रिसेप्टर से आके ADH बाइंड करेगा तो स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें V1B रिसेप्टर की या V3 रिसेप्टर की, तो ये हाइपोथैलेमस पर प्रेजेंट होते हैं और ये हाइपोथैलेमस पर एक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 रिसेप्टर्स हैं जो कि ADH के रिसेप्टर्स हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ADH का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा लो हो तो क्या ये तीनों रिसेप्टर्स ADH को बाइंड करवाएंगे, और क्या एंटी डायूरेटिक या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो एक्शन है वो ADH का होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर सेल में ADH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है तो क्या होगा। अगर सेल में ADH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है तो भी यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ADH करवाएगा, यानी कि एंटी डायूरेटिक जो एक्शन है, एंटी डायूरेटिक जो एक्शन है वो होगा, क्योंकि जो V2R रिसेप्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी रखता है, यानी हाई एफिनिटी रखता है ADH के टूवर्ड्स। V2R की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ADH के लिए, इसलिए अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम भी होगा तब भी वो बाइंड कर जाएगा V2R से और एंटी डायूरेटिक एक्शन दिखाएगा और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। बट अगर ADH का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो V1A रिसेप्टर और जो V3R रिसेप्टर है, यानी कि V1A और V3 जो हैं उनकी जो एफिनिटी होती है वो कम होती है ADH के टूवर्ड्स, इसीलिए इन दोनों से बाइंडिंग उसकी नहीं हो पाएगी और ये वाले जो एक्शन है वो नहीं हो पाएंगे, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं हो पाएगा और हाइपोथैलेमस पे जो एक्शन होता है वो भी नहीं हो पाएगा। इससे अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ADH का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो क्या होगा, तो अगर ADH का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो सिर्फ और सिर्फ एंटी डायूरेटिक एक्शन ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि V2R जो है यानी V2 रिसेप्टर जो है उसका जो एफिनिटी होती है ADH के टूवर्ड्स वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर ADH का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में नॉर्मली ही कम रहने लगे, यानी कि जो ADH है उसका सिक्रीशन ही कम होने लगे, यानी हाइपोसिक्रीशन हो जाए ADH का, तो क्या होगा। अगर बॉडी में ADH का हाइपोसिक्रीशन होगा तो जाहिर सी बात है कि यूरिनेशन ज़्यादा होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं रहेगा। तो जब यूरिनेशन ज़्यादा होता है बॉडी में तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोला जाता है। तो पॉलीयूरिया के वैसे तो बहुत कारण हो सकते हैं, पर अगर पॉलीयूरिया हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH की वजह से हो, यानी ADH के कम सिक्रीशन की वजह से अगर पॉलीयूरिया हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडियस। जब हम बोलते हैं कि पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन जो होगा
उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा, यानी उसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, और यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी ज़्यादा होगी। यानी जितनी बार हम दिन में यूरिनेशन करते थे उससे ज़्यादा बार करेंगे, यानी कि एक तरीके से एक दिन में 4 लीटर तक हमारा यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है पॉलीयूरिया की वजह से। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें यूरिनेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी को पॉलीयूरिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है उसके रिसेप्टर 2 जगह पाए जाते हैं। पहली जगह होती है यूट्राइन स्मूथ मसल्स। तो जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी कि जो विमेंस होती है उनका जो यूट्रस होता है वहाँ पर जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और दूसरा है मेमोरी ग्लैंड, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का हम इन दोनों जगहों पर एक्शन देखेंगे कि क्या एक्शन होता है और क्या फंक्शन होता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो 2 जगह रिसेप्टर्स होते हैं, पहला है यूट्राइन स्मूथ मसल्स और दूसरा है मेमोरी ग्लैंड्स। तो यूट्राइन स्मूथ मसल्स में एक अलग तरीके का एक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का, और मेमोरी ग्लैंड में एक अलग तरीके का एक्शन होता है। तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसके यूट्रस की जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वहां पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं। जब 7th, 8th और 9 मंथ चल रहा होता है उस टाइम पे रिसेप्टर बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7th मंथ में 4 रिसेप्टर्स थे तो 8th मंथ में 8, 9, 10, इस तरीके से 9th मंथ तक बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स हो जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बाइंड कर सके यूट्रस के स्मूथ मसल से। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है यूट्रस में। यूट्रस में जैसे ही ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है तो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही लेबर पेन होता है और डिलीवरी होती है। तो इसलिए यूट्राइन स्मूथ मसल सेल्स में ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ही डिलीवरी होती है। तो मेमोरी ग्लैंड में भी ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और जो डक्ट्स होते हैं उनके थ्रू ही मिल्क बाहर आता है। तो जब बेबी मिल्क को सक करता है उस टाइम पे इफेक्टर्स जो होते हैं, इफेक्टर सेल्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस तक सिग्नल लेके जाते हैं, और फिर वो सिग्नल मिलने के बाद हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन के आते ही ऑक्सीटोसिन बाइंड कर जाता है मेमोरी ग्लैंड में जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं, और मिल्क का इजेक्शन करवाता है। तो यानी ऑक्सीटोसिन का मेमोरी ग्लैंड में क्या रोल है? मिल्क का इजेक्शन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो कैटल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, उनका दूध निकालने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उनको लगाया जाता है। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, पर ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन कराता है, अच्छी तरीके से ज़्यादा इजेक्शन कराता है, इसलिए ही ऑक्सीटोसिन गाय और भैंसों को दिया जाता है आजकल। जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन गाय को या भैंस को दिया जाएगा तो उसके मिल्क में भी ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट अगर ऑक्सीटोसिन का होगा मिल्क में तो जब हम उसको पिएंगे तो वो हमारे ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में एक्सेस ऑक्सीटोसिन होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और ज़्यादातर फीमेल्स में ये बीमारियां आती हैं, जैसे कि कैंसर और भी बहुत सारी चीज़ें फीमेल में हो सकती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर हम गाय और भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस तरीके से ये था ऑक्सीटोसिन का फंक्शन और कैसे ऑक्सीटोसिन दोनों जगह पे एक्ट करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास इंटरमीडिया के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी के जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।